अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में वेक्टर प्रोडक्ट के मजीद कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने वेक्टर प्रोडक्ट को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। वहां पर भी हमने वेक्टर प्रोडक्ट के साथ कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिए थे। आज के लेक्चर में हम मजीद वेक्टर प्रोडक्ट के साथ कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी मदद से हम आगे एमसीक्यूज को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट पर जितने भी एमसीक्यूज आते हैं तो वो ज्यादातर वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के साथ रिलेटेड होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर प्रोडक्ट की ये जो प्रॉपर्टीज है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए इंतहाई जरूरी है, और इसी लेक्चर में हम इन प्रॉपर्टीज को आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, साथ में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे इसके साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज हो उसको हम कम टाइम में आसानी के साथ सॉल्व कर सके। तो आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टी नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमारे पास क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आर परपेंडिकुलर आर ऑर्थोगोनल। इसका मतलब ये है कि जिन दो वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 90 डिग्री हो, या परपेंडिकुलर का कहे या ऑर्थोगोनल का कहे, क्योंकि तीनों एक ही बात है, तो बताइए उसका वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। इस तरह के स्टेटमेंट के साथ जितने भी एमसीक्यूज आएंगे तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, इससे पहले हमने वेक्टर प्रोडक्ट के फार्मूले को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। हमें पता है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक का नाम हमने ए रखा और दूसरे का नाम हमने बी रखा। जब इन दोनों वेक्टर्स का हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये किसके बराबर आया था? ए बी साइन थीटा इन केप। इन केप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड साइन थीटा इन दोनों वेक्टर्स के टेल के बिटवीन जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है वो साइन थीटा का फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो ए बी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है और साथ में साइन थीटा पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो, यानी थीटा अगर 90 डिग्री के बराबर हो, तो थीटा की जगह पर मैंने 90 डिग्री पुट कर दी है। अब हमें मालूम है जो साइन 90 डिग्री है वो किसके बराबर है? वो 1 के बराबर है। ए बी अपनी जगह पर आ जाएगा, इनके बी अपनी जगह पर आ जाएगा। जब हम 1 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें ए बी ही मिलेगा, इनके अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एंगल 90 डिग्री हो तो दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? ए बी इन केप, यानी उन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट और साथ में जो डायरेक्शन है, तो यही हमारे पास उसका वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा जब एंगल हमारे पास क्या हो? 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 90 डिग्री हो तो इस दौरान हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? तो एक वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है जैसा कि ए है, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड जैसा कि बी है, तो इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का आप लोगों ने प्रोडक्ट लेना होगा और साथ में डायरेक्शन लेना होगा। तो यही हमारे पास क्या कहलाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर एंगल 90 डिग्री हो या परपेंडिकुलर का कहे या ऑर्थोगोनल का कहे और एक हमारे पास ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, तो बताइए उसका वेक्टर प्रोडक्ट किसके बराबर हो सकता है? तो ऑप्शन में ए बी एन के बी होगा, साथ में कुछ और ऑप्शन भी होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए बी एन केप होगा। इसके अलावा आप लोगों से एमसीक्यूज में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो तो बताइए यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो याद रखना स्टूडेंट, ये जो ए बी है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकेप डायरेक्शन को। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगी वो किसके बराबर होगी? वो ए बी के बराबर होगी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे पास एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, अगर एंगल 90 डिग्री हो, तो बताइए इसके वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो याद रखना फिर वो किसके बराबर होगी? ए बी, अगर जनरली पूछा जाए। तो इस केस में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगी वो एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड साथ में दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के
बराबर होगी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे, इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा यहां पर मैंने लिखा है मैक्सिमम प्रोडक्ट। याद रखना, जब एंगल दोनों वेक्टर्स के बिटवीन 90 डिग्री हो तो इस दौरान हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा ये हमें मैक्सिमम मिलेगा। स्टूडेंट, मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया कि यहाँ पर ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये किस चीज पर डिपेंड करता है, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड पर, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड पर, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है, और साथ में साइन थीटा पर। तो अगर एंगल की बात हो रही हो तो फिर आप लोगों ने साइन थीटा को देखना होगा। देखो स्टूडेंट, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास +1 है, और साइन थीटा +1 हमें कब देता है, जब एंगल हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री हो। यानी अगर थीटा की जगह पर हम 90 डिग्री पुट कर दे तो साइन 90 डिग्री से हमें 1 मिलता है, यानी साइन 90 से हमें साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल 90 डिग्री हो तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो भी मैक्सिमम होगा। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो दो वेक्टर्स के बिटवीन, तो बताइए वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि इस दौरान हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। इसके अलावा इसका उल्टा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, या कोई भी दो वेक्टर्स है, उनके बिटवीन हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। तो बताइए उनके बिटवीन एंगल क्या हो सकता है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, नन ऑफ दिस। तो इस केस में आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है, वो मैक्सिमम होता है। उम्मीद करता हूं कि इसके साथ अब जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे उसको अब आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकोगे। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 6 यानी प्रॉपर्टी नंबर 6 को। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है दे ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बताया था कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एंटी कम्यूटेटिव है। तो उस प्रॉपर्टी को हमने पहले डिस्कस किया था, उसके बारे में भी पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकता है। और इसके बारे में भी पता होना चाहिए, यानी वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास 3 वेक्टर्स है, एक का नाम हमने ए रखा, दूसरे का बी, तीसरे का सी। अगर हम सबसे पहले बी के साथ सी को प्लस करें और फिर इससे हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके साथ अगर हम ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले तो इससे जो रिजल्ट हमें मिलेगा, इसके अलावा अगर हम बी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले प्लस सी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले और इससे जो रिजल्ट हमें मिलेगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर बराबर होंगे इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ के बारे में मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, एमसीक्यूज में आ सकता है। याद रखना स्टूडेंट, जो वेक्टर प्रोडक्ट है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वो एसोसिएटिव लॉ को ओबे नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे नहीं करता, एसोसिएटिव लॉ को भी ओबे नहीं करता। ओनली किस लॉ को ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। तो एमसीक्यूज इन पर आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में मैंने क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय देम। इसका मतलब ये है, याद रखना स्टूडेंट, जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका हम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमें पैरेललोग्राम के एरिया का मैग्नीट्यूड देता है। यानी हम पैरेललोग्राम की एरिया की जो मैग्नीट्यूड है उसको हम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। किस तरह से, यहां पर देखो, लेट्स सपोज ये मेरे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर का नाम मैंने ए रखा और दूसरे वेक्टर का नाम मैंने बी रखा। ये इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल है जो कि हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें, ये जो साइड है, ये जो आप लोगों को वेक्टर नजर आ रहा है, तो ये इसके बराबर है।
क्लियर। इसी तरह से ये जो बी वेक्टर है ये इसके बराबर है, तो अगर एज अ होल हम देखें ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम के दो साइड्स है। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम देखें, अगर हमने इस पैरेललोग्राम की इस एरिया को निकालना हो तो इसके लिए तरीका क्या है कि हम इस बेस के साथ, इस वेक्टर के साथ, इस साइड के साथ अगर हम इस हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमें इस पैरेललोग्राम की एरिया की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम इसको किस तरह से निकालते हैं, देखो अगर ये थीटा है तो ये हमारे पास बेस बन जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के एरिया का जो फार्मूला है वो किसके बराबर है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो ये हमारे पास बेस बन जाएगा। क्लियर। और ये जो बेस है ये हमारे पास किसके बराबर होगा, इस ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है जिसको हम ए कहते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ ये जो हाइट है ये हमारे पास किसके बराबर होगा, अगर हम बी वेक्टर को रिजॉल्व करें, इसके अगर हम कंपोनेंट निकालें तो ये जो हाइट है ये इसके बराबर होगा, और ये हमारे पास जो कंपोनेंट है ये इस बी वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो कि ए के क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जो कंपोनेंट है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस बी का, ये किसके बराबर होता है, बी साइन थीटा के। अगर हम यहाँ पर देखें ये जो बी साइन थीटा है, ये जो बी का वर्टिकल कंपोनेंट है, ये इस पैरेललोग्राम के हाइट के बराबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट है जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑलरेडी बी के कौन से कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी साइन थीटा, जो कि इस ए वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हाइट हमारे पास किसके बराबर है, बी साइन थीटा के बराबर है। और अगर हम इसको यहाँ पर देखें ए बी साइन थीटा, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें ए क्रॉस बी, तो ये किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा। तो ये जो ए बी साइन थीटा है ये इन दोनों वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम आसानी के साथ अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, इसका वेक्टर प्रोडक्ट ले, तो वो हमें एरिया देता है। किस चीज का एरिया देगा, पैरेललोग्राम का एरिया देगा। यानी हम वेक्टर प्रोडक्ट की मदद से पैरेललोग्राम की एरिया की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। तो एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप आसानी के साथ पैरेललोग्राम की एरिया की मैग्नीट्यूड को वेक्टर प्रोडक्ट की मदद से निकाल सकते हो। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 8, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनके ज्यादातर एमसीक्यूज इस पर आते हैं और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं। जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, जो कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए एंड जेड एक्सिस के लिए बनाए हैं, जैसा कि हमारे पास आई कैप है, जे कैप है एंड के कैप है। अब हम उन यूनिट वेक्टर्स के बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट को देखेंगे। इसके अंदर मैंने दो कंडीशन बनाए हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, फॉर सेम यूनिट वेक्टर्स, यानी सबसे पहले हम उन दो यूनिट वेक्टर्स के बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे जो कि हमारे पास क्या हो, सेम हो। मींस के आई कैप एंड आई कैप के बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट को देखेंगे, या जे कैप एंड जे कैप के बिटवीन, या के कैप एंड के कैप के बिटवीन हम वेक्टर प्रोडक्ट को देखेंगे कि इससे हमें क्या मिल सकता है, किस तरह से इससे हम एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, पहला जो एग्जांपल मैंने लिया है वो मैंने आई कैप एंड आई कैप के बिटवीन लिया है। दोनों अब हमारे पास क्या है, सेम वेक्टर है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 1, साथ में इसकी भी जो मैग्नीट्यूड है वो 1, साथ में साइन थीटा एन एन कैप जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और थीटा की जगह पर मैंने यहाँ पर 0 डिग्री पुट की है। इसका मतलब क्या है, अगर दो सेम यूनिट वेक्टर हो या दो सेम वेक्टर हो, उनके बिटवीन जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। किस तरह से, ये देखो, लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, आई कैप, दूसरा भी अगर आई कैप हो तो उसका भी डायरेक्शन यही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की डायरेक्शन सेम, अगर डायरेक्शन सेम, दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो हमारे पास 0 डिग्री है। इसीलिए मैंने थीटा की जगह पर यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर दिए। अब साइन 0 डिग्री किसके बराबर, ये हमें पता है, ये 0 के बराबर होता है। और अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इससे हमें क्या मिलेगा, 1। 0 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें 0 मिल जाएगा, एन कैप अपनी जगह पर। इसका मतलब क्या है कि जब हम दो सेम यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है उसकी मैग्नीट्यूड 0 के बराबर होती है, और साथ में
कोई भी डायरेक्शन होगा। यानी अगर वेक्टर प्रोडक्ट है, जाहिर बात है रिजल्ट में हमें वेक्टर ही मिलेगा। तो अगर वेक्टर मिलेगा उसके पास डायरेक्शन जरूर होगी। तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 के बराबर हो और साथ में डायरेक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 के ऊपर हम एरो का निशान लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें नल वेक्टर मिलता है या जीरो वेक्टर, क्योंकि नल वेक्टर को हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। इस पर एमसीक्यूज आ सकता है। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए इस पर अगर एमसीक्यूज आ जाए कि जब हम दो सेम यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो इससे हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि यहाँ पर रिजल्ट में हमें नल वेक्टर या जीरो वेक्टर मिलेगा। नल वेक्टर मीन, जीरो वेक्टर मीन एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 हो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, यानी एनी डायरेक्शन इसका हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम यूनिट वेक्टर से हमें नल वेक्टर मिलता है। तो एमसीक्यूज में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में ज्यादातर जो एमसीक्यूज इस पर आते हैं तो वो इसके मैग्नीट्यूड के बेस पर आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो जब हम दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो इससे हमें जो मैग्नीट्यूड मिलेगी वो 0 के बराबर मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आई केप क्रॉस आई केप किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम जे केप क्रॉस के जे केप करें तो यहां पर भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा, यानी इससे हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा वो नल वेक्टर मिलेगा या जीरो वेक्टर मिलेगा। अगर मैग्नीट्यूड के लिहाज से हम बात करें तो जो हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा वो 0 होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अगर हम के केप क्रॉस के केप करें तो इससे भी हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। या एज अ होल आप कह सकते हो कि इससे हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा वो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर मिलेगा। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए, इस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जब हम दो सेम यूनिट वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे रिजल्ट में हमें क्या मिल सकता है, नल वेक्टर मिल सकता है, जीरो वेक्टर मिल सकता है, बोथ ए एंड बी मिल सकता है, नन ऑफ दीज मिल सकता है। तो आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें बोथ ए एंड बी, क्योंकि नल वेक्टर एंड जीरो वेक्टर एक ही चीज है। अगर मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जाए कि हमारे पास दो सेम यूनिट वेक्टर्स है, जब उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि तीनों से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं फॉर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब क्या है, दूसरे पॉइंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब अगर हम दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमें वेक्टर प्रोडक्ट क्या मिल सकता है, जैसा कि हम आई केप के साथ जे केप को मल्टीप्लाई करें या जे केप के साथ के केप को मल्टीप्लाई करें या के केप के साथ आई केप को मल्टीप्लाई करें। तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो सकता है, तो आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल में मैंने एक आई केप लिया है, दूसरा मैंने जे केप लिया है, इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। अब ये दोनों डिफरेंट यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी 1, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1, साइन 90। यानी अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास आई केप है, ये हमारे पास जे केप है। अब ये दोनों डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, लेकिन इसके बिटवीन जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। इसीलिए मैंने थीटा की जगह पर यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर दी है। और इन केप यहाँ पर हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा उस वेक्टर की हमारे पास डायरेक्शन होगी। अब 1 1 अपनी जगह पर, साइन 90 डिग्री किसके बराबर, ये भी 1 के बराबर, इन केप अपनी जगह पर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे हमें 1 मिलेगा, जब 1 को हम इन केप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें इन केप मिलेगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो इन केप है ये किसके बराबर, के केप के बराबर। तो इससे एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि जब हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इससे हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगी उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा अगर तीनों 1 को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे हमें 1 ही मिलेगा। तो अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उससे हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी
वो हमारे पास 1 होगी। लेकिन ज्यादातर एमसीक्यूज इसके डायरेक्शन पर आते हैं। अब देखो ये के केप के किस तरह के बराबर, तो याद रखना स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को बताया था कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इससे हमें वेक्टर प्रोडक्ट में एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो उसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल की मदद से मालूम कर सकते हैं। किस तरह से, जो वेक्टर हम पहला लेते हैं उसी वेक्टर के डायरेक्शन में आप लोगों ने इन 4 फिंगर्स को रखना होगा, जैसा कि मैंने आई केप की डायरेक्शन में रख दिया है। अब दूसरा जो वेक्टर है जो कि जे केप है, उसी डायरेक्शन में आप लोगों ने इन 4 फिंगर्स को क्रॉस करना होगा, लेकिन स्मॉल एंगल की डायरेक्शन में, जैसा कि ये 90 है, एक ये एंगल भी है, स्मॉल एंगल लेना होगा जो कि 90 है। तो जैसे ही मैंने आई केप से जे केप की तरफ फिंगर्स को क्रॉस कर दिया तो ये जो तम है ये आपको डायरेक्शन देगी। ये क्या देगी? डायरेक्शन। तो अब अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है तो ये वाला हमारे पास जेड एक्सिस होगा और इस साइड को, आउटवर्ड साइड को हम पॉजिटिव के केप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लाइन मैंने ड्रा किया है इसका मतलब ये है कि ये इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये बोर्ड है 2 डायमेंशनल है, इस पर हम 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बना सकते, लेकिन इसका मतलब ये है कि आउटवर्ड। तो आउटवर्ड अब मुझे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव के केप। इसीलिए मैंने यहाँ पर आई केप क्रॉस जे केप, इन केप की जगह पर क्या लिखा? के केप, क्योंकि जब हम दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जैसा कि आई केप जे केप, तो हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा वो तीसरे एक्सिस के अलोंग मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया तो मुझे जेड एक्सिस मिला, जेड एक्सिस की यूनिट वेक्टर हमें मिल गई। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आई केप क्रॉस जे केप है इससे हमें के केप मिलेगा। अगर हम जे केप क्रॉस के केप करें तो इससे फिर हमें आई केप मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जब भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे प्रोडक्ट में हमें जो न्यू वेक्टर मिलेगी उसकी डायरेक्शन तीसरे एक्सिस के अलोंग होगी। तो दो एक्सिस ये हैं, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो डायरेक्शन जब हमें मिलेगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगी। किस तरह से? अब यहां पर देखो, ये मेरे पास क्या है? जे केप। तो जे केप की डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को रख दिया। अब ये वाला डायरेक्शन कौन सा है? के केप। इसी डायरेक्शन में फिंगर्स को क्रॉस कर दे, जैसा कि मैंने क्रॉस कर दिया है। तो ये जो तम है ये आपको वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन देगा। तो ये किस चीज की डायरेक्शन है? ये हमारे पास आई केप है, इसीलिए यहां पर मैंने क्या लिखा है? आई केप लिखा है। अब अगर हम के केप क्रॉस आई केप करें तो इससे हमें क्या मिलेगा? जे केप। किस तरह से? ये हमारे पास किस चीज की डायरेक्शन है? के केप, क्योंकि पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए डायरेक्शन ये है। क्लियर? इसी के साथ हमने क्या करना है? एक्स एक्सिस के अलोंग फिंगर्स को क्रॉस करना है। तो इस तरह से हम रख सकते हैं। ये देखो, ये हमारे पास पॉजिटिव जेड एक्सिस है यानी कि केप की डायरेक्शन है और ये हमारे पास आई केप की डायरेक्शन है। तो आप इस तरह से करें। जैसे ही मैंने क्रॉस कर दिया तो मुझे अपवर्ड की डायरेक्शन मिल गई और अपवर्ड हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जे केप है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जे केप लिखा है। इसको याद करने के लिए एक आसान तरीका भी है, आप इस फिगर की मदद से इसको याद कर सकते हो। ये इसका एक शॉर्ट तरीका है। किस तरह से? ये जो सर्कल आप लोगों को नजर आ रहा है, आई केप, जे केप, के केप, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें कौन सा डायरेक्शन मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। किस तरह से? यहां पर देखो, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं आई केप से जे केप की तरफ जा रहे हैं, ये डायरेक्शन अब क्या है? ये वाला जो डायरेक्शन है ये अब हमारे पास क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर हम आई केप एंड जे केप का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें पॉजिटिव के केप मिलेगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और जे केप और के केप का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पॉजिटिव आई केप मिलेगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से जा रहे हैं और के केप क्रॉस आई केप करेंगे तो हमें पॉजिटिव जे केप मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग समझ चुके होंगे। इसके अलावा अगर हम ऑर्डर को चेंज करें, अगर हम आई केप जे केप की जगह पर जे केप क्रॉस आई केप करें, तो मैंने पहले भी बता दिया था, इससे पहले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये हमारे पास एंटी कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। अगर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं तो इससे रिजल्ट हमें डिफरेंट मिलता है, यानी हमें अपोजिट डायरेक्शन मिलता है। इसीलिए तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को ओबे भी नहीं करता। तो अगर हम ऑर्डर को चेंज करेंगे तो इससे हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। किस तरह से? अब यहां पर देखो, जब मैंने आई केप क्रॉस जे केप किया तो मुझे पॉजिटिव के केप मिल रहा था। अब अगर मैं जे केप क्रॉस
आई केप करूं तो मुझे माइनस के केप मिलेगा। किस तरह से? अब देखो, पहला जे केप है तो जे केप की डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को रख दिया। फिर साथ में क्या है? आई केप है। आई केप की डायरेक्शन में स्मॉल एंगल की डायरेक्शन में कलस कर दे तो थंब मुझे डायरेक्शन देगा। अब थंब क्या है? इनवर्ड है। तो अगर इनवर्ड है ये हमारे पास नेगेटिव होगा, क्योंकि आउटवर्ड हमने पॉजिटिव के केप लिया और इनवर्ड हमारे पास क्या बन जाएगा? माइनस के केप बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस एक की मदद से आप लोग समझ चुके होंगे। इसके अलावा अगर हम के केप क्रॉस जे केप करें तो हमें माइनस आई केप मिलेगा। अगर हम आई केप क्रॉस के केप करें तो हमें माइनस जे केप मिलेगा। इसको याद करने के लिए जो आसान तरीका है, इसी सर्कल को आप कंसिडर करें जैसा कि मैंने वहां पर किया, आई केप, जे केप एंड के केप। अगर आप लोग अब क्लॉकवाइज जाओगे, ऑर्डर को चेंज करने के लिए आप लोगों ने फिर क्लॉकवाइज जाना होगा। तो ये जो डायरेक्शन है अब हमारे पास क्या है? ये वाला क्लॉकवाइज है। तो देखो, अगर मैं जे केप क्रॉस आई केप करूं तो ये क्या है? जे केप क्रॉस आई केप। इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं, ऑर्डर को मैं चेंज करूं, पहले जे केप आएगा फिर आई केप। तो जे केप क्रॉस आई केप मुझे क्या मिलेगा? के केप, लेकिन निगेटिव, माइनस के केप। अगर मैं आई केप क्रॉस के केप करूं तो इससे मुझे क्या मिलेगा? माइनस जे केप, क्योंकि मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया। पहले मैंने आई किया फिर बाद में मैंने के किया। तो अगर ऑर्डर को हम चेंज करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, तो मुझे यहाँ पर माइनस जे केप मिलेगा। लेकिन अगर मैं के केप क्रॉस जे केप करूं, पहला मैं के लूं बाद में जे लूं, यहां से मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ऑर्डर में मैंने पहले ये कंसिडर किया बाद में ये, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके, तो यहां पर मुझे फिर क्या मिलेगा? माइनस आई केप। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग इसको समझ चुके होंगे। इन फिगर्स की मदद से आप लोग इसको इजीली याद रख सकते हो। याद रखना स्टूडेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोग काफी ज्यादा एमसीक्यूज आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों ने इनको याद रखना होगा, ठीक है ना? जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर के लिए है, जो सेम के लिए है, जो ऑर्डर चेंज करने के लिए है, इनको जस्ट आप लोगों ने याद रखना होगा। तो आसानी के साथ इस पर आप लोग मुख्तलिफ डिफरेंट एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स फॉर्म। इसका मतलब क्या है? पॉइंट नंबर 9 का मतलब क्या है कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका अगर हम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन उन दोनों वेक्टर्स को स्टेटमेंट में उन्होंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया हो, तो फिर किस तरह से हम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को मालूम करेंगे? देखो, मिसाल के तौर पर मेरे पास दो वेक्टर्स है, एक का नाम ए रखा, दूसरे का बी रखा। ये ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, ये वाई है, ये जेड है। ये बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये वाई, ये जेड। यहाँ पर ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है इक्वेशन, ये इसका शॉर्ट फार्मूला है। इसी फार्मूले की मदद से आप लोग दो वेक्टर्स को कंपोनेंट के फॉर्म में मल्टीप्लाई करके इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ये फार्मूला किधर से आया है? इसका प्रूफ है, इसका सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट हमने इसकी मदद से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले को याद रखना होगा। थोड़ा कुछ मैं समझा रहा हूं कि किस तरह से आप लोगों ने याद रखना होगा। ए क्रॉस बी, अब हमने इनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो तरीका क्या है? इससे हमें जो न्यू वेक्टर मिलेगा, जो न्यू वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, अगर उसकी आप लोगों ने एक्स कंपोनेंट निकालना हो जो कि आई कैप से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तरीका क्या है? आई कैप के साथ क्या होगा? आप लोगों ने इनको हटाना होगा। जो एक्स कंपोनेंट है इसको हटाना होगा। एक्स कंपोनेंट के लिए किसको मल्टीप्लाई करना होगा? ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ए वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है, वो बी वेक्टर के जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इसके साथ, माइनस ए वेक्टर का जो जेड कंपोनेंट है इसको बी वेक्टर के वाई कंपोनेंट के साथ क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, जैसा कि मैंने कर दिया है। फिर उसके बाद माइनस किधर से आया? फिर से बता रहा हूं कि इसका प्रूफ है, जस्ट इस फार्मूले को याद रखिए। अब अगर हम न्यू वेक्टर की वाई कंपोनेंट को निकालना चाहते हैं, अगर जे केप को निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आप लोगों ने ए और बी का वाई कंपोनेंट हटाना होगा। इस केस में हम क्या करेंगे? ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो बी के जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। देखो, ए का एक्स कंपोनेंट मैंने बी के जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ए का ये जो जेड कंपोनेंट है ये बी के एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, जैसा कि मैंने यहां पर कर दिया है, प्लस फिर उसके बाद प्लस। अगर आप लोगों ने न्यू वेक्टर का के कंपोनेंट यानी जेड कंपोनेंट निकालना हो, तो इसके लिए फिर आप लोगों ने
इन दोनों को हटाना होगा, के वाले कंपोनेंट को हटाना होगा। यहां पर फिर क्या करेंगे, ए का ये जो एक्स कंपोनेंट है ये बी के वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस ए का ये जो वाई कंपोनेंट है ये बी के एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी फार्मूले में इस तरह से इन कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड को उठा के यहाँ पर पुट करके सॉल्व करें तो आप कंपोनेंट से भी दोनों वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 10 को। The direction of vector which we obtain from vector product is perpendicular to the given plane of vectors। इस पर काफी ज्यादा MCQs आते हैं, इस स्टेटमेंट पर ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन दो वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जाहिर बात है वो दो वेक्टर्स आपस में एक प्लेन बनाएगा। तो इससे हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा, जो न्यू वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, उसकी डायरेक्शन हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। किस तरह से, यहां पर देखो, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास ए वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं, इनमें से मैंने ये ए वेक्टर कंसीडर किया और ये मैंने बी वेक्टर कंसीडर किया। इन दोनों के बिटवीन क्या है, एंगल है। अब ये एक प्लेन बना रहा है, दोनों एक प्लेन बना रहा है। इन दोनों से जो वेक्टर प्रोडक्ट हमें मिलेगा, उससे जो हमें न्यू वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। मिसाल के तौर पर ये ए वेक्टर है, ये बी है, तो देखो डायरेक्शन मुझे ये मिलेगा। अब दोनों वेक्टर प्लेन ये बना रहे हैं, लेकिन यहां से जो वेक्टर प्रोडक्ट हमें मिलेगी उसकी डायरेक्शन हमेशा इसके प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे। इसके अलावा ऐसा भी आप कह सकते हो कि दो वेक्टर्स है, एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की ये है, तो दोनों वेक्टर्स ने ये एक प्लेन बनाया। इससे हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, या ये डायरेक्शन होगी या ये डायरेक्शन होगी, लेकिन इस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसा कि हमने यहां पर भी किया, एक हमारे पास आई केप था, एक जे केप था, ये दोनों ये प्लेन बना रहे थे। इससे हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, वो के केप मिला। तो अगर प्लेन ये है, के केप की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये था आउटवर्ड। तो उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे कि जब भी हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो एक प्लेन बनाएगा। इससे हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट में जो न्यू वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलेगी, उसकी डायरेक्शन हमेशा इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इसमें जो भी चीजें हमने डिस्कस की, इसकी मदद से आगे हम MCQs को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये चीजें इंतहाई जरूरी है। इंशाल्लाह इसके बाद के लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट के साथ जितने भी रिलेटेड MCQs है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम वहां पर यूज करके आसानी के साथ कम टाइम में भी हम अपनी MCQs को सॉल्व कर सकेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।